नमस्कार दोस्तों, ऑरा लीगल टॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम अपने सपनों का घर बनाने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। आज के समय में जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले माइंड में रजिस्ट्री का ख्याल आता है। रजिस्ट्री प्रॉपर्टी के ओनरशिप को लीगल बनाने का एक वैलिड प्रोसेस है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी तरह की रजिस्ट्री सुरक्षित नहीं होती? कुछ रजिस्ट्री भविष्य में कैंसिल भी हो सकती है। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के प्रकार और उनकी सुरक्षा के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेल डीड की। यह रजिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण और सुरक्षित प्रकार माना जाता है। आप इसे प्रॉपर्टी का असली मालिकाना हक समझ सकते हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी सेल डीड के थ्रू खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी के एकमात्र मालिक बन जाते हैं। आपके पास उस प्रॉपर्टी को बेचने, गिफ्ट करने या फिर अपने नाम पर लोन लेने का पूरा अधिकार होता है। लेकिन यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि सेल डीड तभी मान्य होती है जब यह सभी नियमों और कानूनों के हिसाब से बनाई गई हो। इसमें विक्रेता और खरीदार दोनों की सहमति होना बेहद जरूरी है और सारे दस्तावेज सही होने चाहिए। अगर आप सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको एक वकील की सलाह जरूर लेनी चाहिए। एक अच्छा वकील आपको सभी नियमों और कानूनों के बारे में बताएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी रजिस्ट्री पूरी तरह से सुरक्षित है। सेल डीड के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। अगर भविष्य में कोई आपके प्रॉपर्टी पर दावा करता है, तो आपके पास सेल डीड होने के कारण आपका पक्ष मजबूत होगा। दूसरा फायदा यह है कि सेल डीड के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदने पर आपको लोन मिलना आसान होता है। बैंक और दूसरे वित्तीय संस्थान सेल डीड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हैं और आसानी से लोन दे देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, तो सेल डीड के थ्रू ही खरीदें। यह आपको मानसिक शांति और कानूनी सुरक्षा दोनों प्रदान करेगा। अब बात करते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी की। दोस्तों, लीज होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब है कि आप उस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, बल्कि आपको एक निश्चित समय के लिए उसका इस्तेमाल करने का अधिकार मिला है। यह अधिकार आपको लीज के थ्रू मिलता है। लीज एक तरह का समझौता होता है जो आपको उस प्रॉपर्टी के मालिक के साथ होता है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपको कुछ नियमों और शर्तों का पालन करना होता है। यह नियम और शर्तें लीज एग्रीमेंट में लिखे होते हैं। लीज की अवधि खत्म होने के बाद प्रॉपर्टी वापस उसके मालिक के पास चली जाती है। लीज की अवधि कुछ सालों से लेकर 99 साल तक हो सकती है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी के कुछ फायदे और कुछ नुकसान हैं। फायदा यह है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने में आपको कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। नुकसान यह है कि लीज की अवधि खत्म होने के बाद आपको प्रॉपर्टी खाली करनी पड़ती है। इसलिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपको सभी पहलुओं पर ध्यान से विचार कर लेना चाहिए। यह समझना जरूरी है कि लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आपके अधिकार सीमित होते हैं। आप उस प्रॉपर्टी में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकते हैं बिना मालिक की इजाजत के। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी आपके लिए सही विकल्प नहीं है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे रजिस्ट्री के प्रकार के बारे में जो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं माना जाता है, नोटरी एग्रीमेंट। नोटरी एग्रीमेंट दरअसल सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। यह असली रजिस्ट्री नहीं होती है। यह कानूनी रूप से उतना मजबूत नहीं होता है जितना कि सेल डीड। नोटरी एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर भविष्य में विवाद होने की संभावना बनी रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है और इसे कोर्ट में आसानी से चुनौती दी जा सकती है। अगर आप नोटरी एग्रीमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आपको भविष्य में कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप हमेशा सेल डीड के थ्रू ही प्रॉपर्टी खरीदें। नोटरी एग्रीमेंट भले ही आपको सस्ता लगे, लेकिन यह आपको मानसिक तनाव और कानूनी लड़ाई में डाल सकता है। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई को खतरे में डालने से बेहतर है कि आप थोड़ा इंतजार करें और सेल डीड के थ्रू ही प्रॉपर्टी खरीदें। याद रखें, प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत बड़ा फैसला होता है और आपको कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को बिना पैसे के भी दे सकते हैं?
जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है और इसके लिए आपको गिफ्ट डीड बनवानी होती है। गिफ्ट डीड के थ्रू आप अपनी प्रॉपर्टी अपने परिवार के किसी सदस्य, रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त को गिफ्ट कर सकते हैं। यह एक बहुत ही आसान और सुरक्षित तरीका है प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का। गिफ्ट डीड बनवाने के लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। सबसे पहले तो यह जरूरी है कि आपकी मंशा बिल्कुल साफ हो, यानी आप सचमुच उस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करना चाहते हो। दूसरा, गिफ्ट डीड को रजिस्टर करवाना बेहद जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी गिफ्ट डीड कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। गिफ्ट डीड के कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें आपको स्टैंप ड्यूटी कम देनी पड़ती है। दूसरा फायदा यह है कि गिफ्ट डीड को कोर्ट में चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड जरूर बनवाएं। यह आपको और आपके प्रियजनों को भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बचाएगा। दोस्तों, जिंदगी का सच यह है कि यह अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हम अपनी मृत्यु के बाद अपने परिवार की सुरक्षा के लिए पहले से तैयारी कर लें। वसीयत एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू हम अपनी मृत्यु के बाद अपनी प्रॉपर्टी अपने प्रियजनों के नाम कर सकते हैं। वसीयत में हम यह लिख सकते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमारी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। वसीयत बनवाना बेहद जरूरी है, खासकर अगर आपके पास प्रॉपर्टी है। अगर आप वसीयत नहीं बनवाते हैं तो आपकी मृत्यु के बाद आपकी प्रॉपर्टी को लेकर आपके परिवार में झगड़ा हो सकता है। वसीयत बनवाने के लिए आपको एक वकील की सलाह जरूर लेनी चाहिए। वकील आपको वसीयत बनाने के सभी नियमों और कानूनों के बारे में बताएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आपकी वसीयत पूरी तरह से कानूनी तौर पर मान्य हो। वसीयत को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे रजिस्टर करवाने से यह और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है। रजिस्टर्ड वसीयत को कोर्ट में चुनौती देना लगभग नामुमकिन होता है। इसलिए दोस्तों, देर किस बात की, आज ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वसीयत बनवाएं। दोस्तों, कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हम खुद अपनी प्रॉपर्टी के सारे काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में हम पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी और को अपनी प्रॉपर्टी के काम करने का अधिकार दे सकते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके थ्रू आप किसी और व्यक्ति को अपने बदले काम करने का अधिकार देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी दो तरह की होती है, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप सामने वाले व्यक्ति को अपने सारे काम करने का अधिकार देते हैं, जबकि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी में आप सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ कुछ खास काम करने का अधिकार देते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी देते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। पावर ऑफ अटॉर्नी एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है और इसमें जरा सी भी लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले 100 बार सोचें। दोस्तों, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यह हमारे जीवन की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट में से एक होती है। इसलिए हमें इसमें कोई भी कदम उठाने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि सभी तरह की रजिस्ट्री सुरक्षित नहीं होती है। कुछ रजिस्ट्री भविष्य में हमें कानूनी परेशानी में डाल सकती है। इसलिए हमें हमेशा एक अच्छे वकील की सलाह लेनी चाहिए और उसी रजिस्ट्री को करवाना चाहिए जो पूरी तरह से सुरक्षित हो। गिफ्ट डीड। जब कोई व्यक्ति अपनी कोई संपत्ति जैसे जमीन, मकान, गाड़ी या कोई और कीमती चीज बिना किसी बदले या पैसों के यानी मुफ्त में दान या उपहार की तरह किसी अन्य व्यक्ति को देता है, तो इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज को गिफ्ट डीड कहते हैं। इसे सरल भाषा में दान पत्र व उपहार विलेख के रूप में भी जाना जाता है। यह एक कानूनी दस्तावेज होता है जो साबित करता है कि एक व्यक्ति ने अपनी खुद की मर्जी से अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दान या उपहार के तौर पर दे दी है। गिफ्ट डीड बनवाना क्यों जरूरी है? पहला, कानूनी मान्यता। गिफ्ट डीड एक कानूनी दस्तावेज है जो साबित करता है कि आपने अपनी संपत्ति खुद की मर्जी से किसी अन्य व्यक्ति को दी है। इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति उस संपत्ति पर अपना दावा नहीं कर सकता। दूसरा, झगड़ों से बचाव।
अगर आप बिना किसी दस्तावेज के अपनी संपत्ति किसी को देते हैं तो भविष्य में उस पर झगड़े हो सकते हैं। गिफ्ट डीड से यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि संपत्ति किसे दी गई है और क्यों दी गई है। तीसरा, अधिकारों की सुरक्षा। गिफ्ट डीड में संपत्ति देने वाले और संपत्ति लेने वाले दोनों के अधिकारों के बारे में लिखा होता है। इससे दोनों को अपने अधिकारों से जुड़ी बातें अच्छे से समझ आ जाती हैं। चौथा, टैक्स में फायदा। अगर आप अपने करीबी रिश्तेदारों को उपहार देते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चों आदि, तो आपको टैक्स में फायदा मिल सकता है। पांचवा, परिवार में शांति। उपहार विलेख की मदद से आप अपनी संपत्ति को अपने परिवार के सदस्यों में आसानी से बांट सकते हैं। इससे परिवार में किसी तरह का झगड़ा नहीं होता है। छठा, वापस लेने का झंझट नहीं। एक बार गिफ्ट डीड बन गया तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं ले सकते। इससे जिस व्यक्ति को आपने अपनी कोई भी वस्तु उपहार में दी है, वो व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है, यानी उसे वो वस्तु दोबारा छिन जाने की कोई चिंता नहीं रहती है। सातवां, संपत्ति दान के लिए सही तरीका। अगर आप किसी धार्मिक संस्था को कोई भी वस्तु दान में देना चाहते हैं तो गिफ्ट डीड एक बहुत ही अच्छा तरीका है। गिफ्ट डीड के तहत प्रॉपर्टी ट्रांसफर के नियम व शर्तें क्या है? दान पत्र को कुछ खास नियमों व शर्तों के अनुसार ही बनाया जा सकता है। इन नियमों का पालन करना इसलिए जरूरी है ताकि आपका गिफ्ट कानूनी रूप से मान्य हो और भविष्य में कोई झगड़ा ना हो। आइए इन नियमों व शर्तों को आसान भाषा में समझते हैं। पहला, अपनी मर्जी से देना। जब आप किसी को कोई चीज उपहार के रूप में देते हैं तो ऐसा करने की आपकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। किसी और व्यक्ति के द्वारा आपको मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा, बिना कुछ लिए देना। जब आप कोई चीज गिफ्ट करते हैं तो आपको बदले में कुछ नहीं मिलना चाहिए। जैसे आपने अपनी गाड़ी अपने भाई को उपहार के तौर पर दी है तो आपको बदले में पैसे नहीं मिलने चाहिए। अगर आपको बदले में कुछ मिलता है तो यह गिफ्ट नहीं बल्कि खरीद बिक्री हो जाती है। तीसरा, दान गिफ्ट में दी जाने वाली संपत्ति की जानकारी। गिफ्ट डीड में जिस चीज को आप गिफ्ट कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी लिखी होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी को जमीन गिफ्ट कर रहे हैं तो उस जमीन का पता, वह कितनी बड़ी है, आदि सभी जानकारी होनी चाहिए। यह इसलिए जरूरी है ताकि बाद में किसी तरह का कोई विवाद न हो। चौथा, उपहार लेने वाले के द्वारा उपहार को स्वीकार करना। जिस व्यक्ति को आप उपहार दे रहे हैं उस व्यक्ति को भी उपहार लेने के लिए तैयार होना चाहिए। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को एक घड़ी गिफ्ट की है तो आप उसे वह घड़ी तभी दे पाएंगे जब वह उसे लेना चाहेगा। पांचवा, 18 वर्ष से ज्यादा आयु। इसके अलावा उपहार देने वाला व्यक्ति और लेने वाले व्यक्ति दोनों की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। दोनों को मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। दान पत्र बनवाने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है? आधार कार्ड आपका और उस व्यक्ति का जिसको आप उपहार दे रहे हैं। जन्म प्रमाण पत्र अगर आप करीबी रिश्तेदार को उपहार दे रहे हैं। विवाह प्रमाण पत्र अगर आप अपने पति पत्नी को उपहार दे रहे हैं। संपत्ति के कागजात जिस संपत्ति को आप दे रहे हैं उसके कागजात। गिफ्ट डीड के फायदे और नुकसान क्या है? गिफ्ट डीड के फायदे, तुरंत मालिक बन जाते हैं। जैसे ही किसी व्यक्ति के नाम पर उपहार विलेख या दान पत्र बनाया जाता है वह व्यक्ति तुरंत उस चीज का मालिक बन जाता है। कर में छूट अगर आप अपनी कोई वस्तु अपने परिवार वालों को देते हैं तो आपको कम टैक्स देना पड़ता है। वसीयत से अच्छा, अगर आप अपनी चीजें अपनी मौत के बाद किसी को देना चाहते हैं तो इसके लिए वसीयत बना सकते हैं। लेकिन गिफ्ट डीड से यह काम आपके मरने से पहले ही आपके सामने और तुरंत हो जाता है। कानूनी रूप से सुरक्षित गिफ्ट डीड को कानून के हिसाब से एक सही व सुरक्षित तरीका माना जाता है, इसलिए इसमें किसी तरह का झगड़ा होने की संभावना कम होती है। गिफ्ट डीड के नुकसान, वापस लेना मुश्किल। एक बार दान पत्र बन जाने के बाद आप उस चीज को वापस नहीं मांग सकते। कर लग सकता है, कई बार भी गिफ्ट डीड पर कर लग सकता है, खासकर अगर आप अपनी चीज किसी गैर रिश्तेदार को दे रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया लंबी। गिफ्ट डीड बनाने की प्रक्रिया थोड़ी मुश्किल हो सकती है और इसमें आपको वकील की मदद लेनी पड़ सकती है। गलत व्यक्ति को देने से नुकसान, अगर आप अपनी चीज किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते हैं जो उसका सही इस्तेमाल नहीं करेगा तो बाद में आपको नुकसान हो सकता है। गिफ्ट डीड को चुनौती दी सकती है, जाने कब और कैसे। कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनके कारण गिफ्ट डीड को भी चुनौती दी जा सकती है।
इसके पीछे कई मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे धोखाधड़ी, अगर दान पत्र को धोखे से बनाया गया हो, जैसे कि इसके कागजों में गलत जानकारी देकर या धोखे से किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाकर। दबाव या उत्पीड़न, अगर संपत्ति देने वाले व्यक्ति पर दबाव डाला गया हो या उसे धमकाया गया हो तो भी गिफ्ट डीड को चुनौती दी जा सकती है। मानसिक रूप से अस्वस्थ, अगर संपत्ति देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से ठीक नहीं था तो उसकी दी हुई संपत्ति को चैलेंज किया जा सकता है। शर्तों का पालन न होना, अगर गिफ्ट डीड में कुछ शर्तें रखी गई हों और वे शर्तें पूरी न की गई हों तो भी उपहार विलेख को चैलेंज किया जा सकता है। उपहार विलेख को चुनौती देने की प्रक्रिया, अगर आपको लगता है कि आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हुआ है और आप गिफ्ट डीड को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको यह कदम उठाने होंगे। कानूनी नोटिस, सबसे पहले आपने जिस व्यक्ति को अपनी संपत्ति दी है उसे एक कानूनी नोटिस भेजना होगा। इस नोटिस में आपको यह बताना होगा कि आप दान पत्र को क्यों चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट में याचिका, अगर नोटिस के बाद भी कोई हल नहीं निकलता है तो आपको कोर्ट में एक याचिका दायर करनी होगी। इस याचिका में आपको यह साबित करना होगा कि उपहार विलेख गलत तरीके से बनाई गई थी। गवाह, आपको कोर्ट में ऐसे लोगों को गवाह के तौर पर पेश करना होगा जो इस बात की पुष्टि कर सकें कि गिफ्ट डीड में धोखाधड़ी हुई थी या आप पर दबाव डाला गया था। प्रोबेट प्रक्रिया, अगर संपत्ति देने वाला व्यक्ति अब जीवित नहीं है तो आपको प्रोबेट प्रक्रिया के जरिए यह साबित करना होगा कि गिफ्ट डीड सही तरीके से नहीं बनाई गई थी। प्रोबेट प्रक्रिया के अनुसार जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति को उसके उत्तराधिकारियों को दिया जाता है। भारत में वसीयत शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है। इस शब्द का इस्तेमाल संपत्ति के संबंध में किया जाता है। वसीयत को अंग्रेजी में विल कहते हैं। वसीयत एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है जो किसी संपत्ति के मालिक द्वारा उसकी मृत्यु के उपरांत संपत्ति के उत्तराधिकारियों का निर्धारण करता है। वसीयत लिखने वाला व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए इसमें कभी भी बदलने के साथ ही निरस्त भी कर सकता है। भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1992 की धारा 2H के अनुसार वसीयत या इच्छा पत्र का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो संपत्ति के संबंध में वह इच्छा करता है कि यह उसकी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित की जाए। संक्षेप में इसका मतलब है कि जब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अपनी चल या अचल संपत्ति का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपता है उसे वसीयत कहते हैं। वसीयत चल संपत्ति और अचल संपत्ति दोनों पर की जा सकती है। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है उसे चल संपत्ति कहते हैं, जैसे वाहन, पशु आदि। ऐसी वस्तुएं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है उन्हें अचल संपत्ति कहते हैं, जैसे भूमि, मकान, पेड़ इत्यादि। वसीयत लिखने के लिए कुछ कानूनी बातों का पालन करना होता है जो भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1952 के अनुसार इस प्रकार है। वसीयत करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होना आवश्यक होता है। वसीयत लिखित में होनी चाहिए। वसीयत में वसीयत करने वाले व्यक्ति के साथ ही 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। वसीयत लिखने में इन बातों का रखें ध्यान। वसीयत लिखने से पहले अपनी सभी संपत्तियों का एक विवरण तैयार कर लेना चाहिए, जिसमें बीमा पॉलिसी, चल अचल संपत्ति का विवरण शामिल हो। आप अपनी संपत्ति में कितने लोगों को शामिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची बना लेना चाहिए। आप अपनी संपत्ति का कौन सा हिस्सा और किस अनुपात में देना चाहते हैं, इसका निर्धारण पहले से कर लेना चाहिए। वसीयत लिखने में सरल और स्पष्ट भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। यदि संपत्ति अधिक है और वसीयत के बाद भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना हो तो अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को निष्पादक नियुक्त कर देना चाहिए। वसीयत के प्रत्येक पेज पर वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। वसीयत में 2 गवाहों के हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होने चाहिए। गवाह बनाए गए व्यक्ति आपके परिचित होने के साथ ही ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनका वसीयत में कोई हित न हो। वसीयत का पंजीकृत या नोटरी कराना आवश्यक नहीं है, परंतु आगे भविष्य में कभी विवाद से बचने के लिए पंजीकृत अवश्य करा लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि आपकी वसीयत गुम हो जाती है
तो उसकी प्रति प्राप्त की जा सकती है। वसीयत और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में क्या अंतर है? वसीयत केवल वसीयतकर्ता या वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होती है। यह मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि वसीयतकर्ता की संपत्ति और सामान कैसे वितरित किए जाएंगे और मृत्यु के बाद उनके आश्रितों की देखभाल कौन करेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी प्रिंसिपल के जीवन काल के दौरान प्रभावी होती है, जब प्रिंसिपल स्वास्थ्य समस्याओं या अन्य कारकों के कारण चीजों की देखभाल करने में असमर्थ होता है। क्या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होना अनिवार्य है? नहीं, यह अनिवार्य नहीं है। हालांकि यह बेहतर है अगर कोई व्यक्ति अपने मामलों को प्रबंधित करने के लिए अनुपलब्ध होने की आशंका करता है। लिखित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होने से प्रिंसिपल और अटॉर्नी दोनों को एक ही पृष्ठ पर रहने में मदद मिलती है। दस्तावेज का उपयोग अटॉर्नी द्वारा अदालतों और न्यायाधिकरणों के समक्ष प्रिंसिपल की ओर से कार्य करने के अधिकार के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है।